हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेमी यूट्यूब चैनल। मैं राजेश शर्मा आपका वेलकम करता हूं और मैं लेके आया हूं संवैधानिक गैर संवैधानिक आयोग ट्रिब्यूनल वगैरह के बारे में बताऊंगा, जो आपके एमपीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अलग से सिलेबस में मेंशन किया गया है। और उसके पहले स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, मैक्सिमम लेवल पर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, साइंस, हिस्ट्री, एमसीक्यू सारे आपको मिलने वाले हैं। तो कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, नीति आयोग को देखा, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीएजी, ये सब को देखा था। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित, ठीक है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। तो अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इस तरह के और भी हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो 338 ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 338 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष स्पेशल ऑफिसर्स, एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति का उपबंध करता है, प्रावधान करता है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338, अभी यहाँ समझिए, फिर आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। 1978 में क्या होता है, कैबिनेट प्रपोजल द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। 1978 में कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा एससी और एसटी के लिए आयोग की स्थापना की गई। अगर पूछा जाएगा कब स्थापना की गई, तो 1978 में। फिर क्या डेवलपमेंट होता है, 1987 में सरकार ने आयुक्त के कार्यों में अमेंडमेंट किया, ठीक है। कब किया, 1987 में। 1987 में जो एससी एसटी के जो कमिश्नर होंगे, उनका जो वर्क होगा, उसमें अमेंडमेंट किया गया और आयोग का नाम बदल कर क्या किया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन किया गया। कब किया गया, यहाँ पे प्रश्न है, 87 में किया गया, ठीक है। स्थापना कब की गई, 78 में स्थापना की गई। तो ये सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या इसमें आपका है, बाद में 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ठीक है, बाद में। और मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी, आपको जितने भी अमेंडमेंट प्रोसेस हैं उसको भी लेके आ रहा हूँ, बेहतरीन वीडियो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये मैं लेके आ रहा हूँ, ये 2 क्लासेस में होंगी, देखते हैं। तो 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कब हुआ ये, तो 1990 में हुआ, 1990 में हुआ। इसमें एससी एवं एसटी के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों संस्था को अलग कर दिया गया। कब किया गया, 1990 में। ध्यान रखिएगा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, तो 65 किया था। किससे रिलेटेड आपका है, तो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। और इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त के साथ ही 87 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान ले लिया। इम्पॉर्टेंट है, कोहेरेंस देखिए कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। 89 में क्या होता है, 89 में 2003 के द्वारा, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, 2003 के द्वारा इसे 2 भागों में बांट दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 2 भागों में बांट दिया गया। 1990 में जो 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें अलग अलग नहीं किया गया, केवल बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ कि दोनों को अलग किया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आर्टिकल 338 और जनजाति आयोग आर्टिकल 338 का अस्तित्व में आए। और वर्ष 2004 से ये प्रभावी हो गया। वीडियो को बार बार देखें और अपना क्लास नोट्स, जो नोट्स है, उसको तैयार करें, जिससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी। सिनॉप्सिस क्रिएट करते रहें।
कार्यकाल क्या होता है, तो इसमें एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो जिनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है ना, कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और इनकी जो सेवा शर्तें हैं और इनका जो कार्यकाल होगा वो राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल जो होगा वो आपका 3 वर्ष का होगा, कार्यकाल 3 वर्ष का निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अनुसूचित जातियों संबंधित प्रावधानों के साथ समय समय पर उनके लिए बनाए गए कानूनों का जो क्रियान्वयन होगा, जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका इंस्पेक्शन करना, सुपरविज़न करना, रिव्यू करना, ये इसका मेन काम रहेगा। और वार्षिक रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट होगा वो राष्ट्रपति महोदय को सौंपा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आयोग के कार्य क्या हैं, तो संरक्षण करना, अनुसूचित जातियों को कल्याणकारी कार्य करना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इन सब चीज़ों पर रिकमेंड करना। और जो एक्सप्लोटेशन अगर हो रहा है, अत्याचार है, उत्पीड़न हो रहा है, उसमें सो मोटो लेना, मतलब स्वतः संज्ञान लेकर उस पर है सो कार्यवाही शुरू करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका इम्पॉर्टेंट है। शक्तियाँ क्या है, पावर अगर देखा जाएगा तो पावर में ये सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त है। किस तरह कोर्ट की है, ध्यान दीजिएगा, सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त है, सिविल कोर्ट की शक्तियाँ इसको प्राप्त है। और भारत के किसी भी भाग में, ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न सब यहीं से पूछे जाते हैं, भारत के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को भी सम्मन जारी कर सकता है। ठीक है, और किसी एविडेंस की खोज करवाना, उसको पेश करवाना और शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। ठीक है, ये सब सारा वर्क इसका है। किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक पब्लिक जो डॉक्यूमेंट है उसको प्राप्त कर सकता है। गवाहें जो हैं, जो विटनेस वगैरह है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, उसके परीक्षण के लिए सम्मन जारी करना। और राष्ट्रपति द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित कोई अन्य मामला, ये सब चीज़ों को देखना। ठीक है, उसके बाद है आयोग जो अपना रिपोर्ट देगा, आयोग अपना जो रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति महोदय को देगा। राष्ट्रपति महोदय पार्लियामेंट में रखवाएंगे और प्रत्येक सदन द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत होगा, मतलब लोकसभा या राज्यसभा। और अस्वीकृत कानूनों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन होंगे। राज्य सरकार भी उसी तरह से होगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल को देगा, विधानमंडल के जाएगा और स्वीकृत या अस्वीकृत या कारण सहित ज्ञापन होगा। ठीक है, उसके बाद है ये आपका हो गया अनुसूचित जाति आयोग। अब हम लोग बात करेंगे ट्राइबल के बारे में, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइबल कमीशन के बारे में। तो 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, क्या है 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 19 कब हुआ था, तो 65 हुआ था 1990 में हुआ था। ठीक है, 1990 में हुआ। और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए एक अलग से कमीशन बनाने पर बात की गई। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसमें क्या जोड़ा गया 338 का, क्या जोड़ा गया 338 का। ठीक है, ये जोड़ा गया। और 2004 से क्या हुआ, ये अलग पृथक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसकी स्थापना कर दी गई। उसके बाद फिर संरचना में क्या है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, जिस तरह से अनुसूचित जाति आयोग में है। आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रपति के आदेश एवं मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सेवा शर्तें, कार्यकाल का निर्धारण कौन करेगा, तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ये सब चीज़ें हैं इसमें आपका। उसके बाद कार्य आपका यही है कि जो ट्राइबल्स को जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, सेफ गार्ड मिला हुआ है, उसका रिव्यू करना। और जनजातियों को संविधान में जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार के संदर्भ में सरकार को परामर्श देना, रिकमेंडेशन देना। और जनजातियों के अधिकारों के अगर वायलेशन हो रहा है ट्राइबल एरिया का, ट्राइबल लोगों का,
तो उस पर जांच करना, ये सब मुख्य रूप से काम है। और वन क्षेत्रों में जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ के ट्राइबल्स को जो लघु वनोपज है, मतलब जो फॉरेस्ट से प्रोडक्ट वगैरह मिल रहा है, उस पर स्वामित्व का अधिकार देना, ठीक है। जनजातियों के विकास तथा उनको सस्टेन करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए रणनीतियों का स्ट्रेटजी फॉर्म करना, और ऐसे समुदाय में वन सुरक्षा, सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री में अधिक सहयोग के उपाय करना। और 96 में पेशा अधिनियम, जो मैंने पंचायती राज में पढ़ाया था, तो पेशा अधिनियम का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना कि जो शेड्यूल एरिया है, जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर लघु वनोपज पर, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर जो उनके जीने के लिए ज़रूरी है, उस पर उनका स्वामित्व देना और कैसे इसको लागू करना है। जनजाति समूह है तो उनका पुनर्वास संबंधी कार्यों को प्रभावी करना, ये सब है सो इनका कार्य है। इस आयोग की शक्तियाँ भी क्या हैं? सिविल कोड की शक्तियाँ हैं, जिस तरह से अनुसूचित जाति आयोग की हैं, और इस आयोग की शक्तियाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ही समान है, ठीक है। उसी तरह से आपका है, तो हम लोगों ने क्या देखा? एससी कमीशन और डेवलपमेंट देख लीजिएगा कि कैसे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का कैसे डेवलपमेंट हुआ है। पहले कमिश्नर होते थे, उसके बाद फिर कैसे ये एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, कैसे इसका हुआ। तो इसके अंतर्गत 338 में एससी कमीशन है, 338 क में आपका जनजाति आयोग है, और 338 के में ख में क्या है, बी में क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये आपका आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 ख के तहत एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि आपका 338 ख के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिस तरह से आपका लोक सेवा आयोग वगैरह है 315 के अंतर्गत। और 123वें संविधान संशोधन को लोकसभा से मंजूरी एवं संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद 102वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया, जो इससे रिलेटेड आपका है। और 338 में संशोधन करके 338 ख, तो 338 आपका हो गया, 338 क हो गया और 338 ख हो गया। इसमें एससी कमीशन है, इसमें एसटी कमीशन है, और इसमें क्या है आपका मतलब बैकवर्ड क्लास का है, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन। और इसमें पहली बार उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1993 के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपका ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, सबको बार बार क्लास को देखें। और संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो सदस्य हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल और सेवा की शर्तें किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निम्नलिखित कार्य होंगे। कौन कौन से कार्य हैं? अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है उसके शिकायतों की जांच करना, सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में रेकमेंड करना यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है, कार्यपालिका को। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जब पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए, सेफ गार्ड के संदर्भ में जो कार्य की एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपी जाएगी, और इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में और संबंधित राज्यों के विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। ये सब जो है आपकी शक्तियां हैं। लोगों को सम्मन भेजना, ठीक है, और शपथ दिलाकर उनसे पूछताछ करना, किसी दस्तावेज को पब्लिक रिकॉर्ड, किसी दस्तावेज का पब्लिक रिकॉर्ड वगैरह मंगाना, इस तरह का है। वही सिविल कोड के ही समान है। क्या है? सिविल कोड के ही समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, और इसमें भी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होगा उसको डिमांड कर सकता है, ठीक है। तो ये सब आपका इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद आपका, तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने एससी कमीशन देखा, हम लोगों ने एसटी कमीशन देखा, और उसके बाद हम लोगों ने बैकवर्ड क्लास, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को देखा। ये हो गया।
अब हम लोग बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को देना होता है, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं कि आधे घंटे के 2 वीडियो में बना रहा हूँ, 2 क्लास ले रहा हूँ। एक क्लास में करीब 6-7 कमीशन हैं और दूसरे क्लास में, तो इसको बार बार देखें। कम समय में रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से है। तो केंद्रीय सूचना आयोग जो हो गया आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा 2005 द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया। इसमें आया कानूनी अधिकार के रूप में आया, और प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यालय में ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, उसके लिए इस अधिनियम को लाया गया है। और मैं एक और क्लास आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जितना भी इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट जजमेंट हैं, लैंडमार्क जजमेंट हैं, ठीक है, वो सारे जजमेंट को मैं आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे भी आपको क्लास मिलने वाली है, तो लाइक शेयर करते रहो, सब्सक्राइब कर लो सारी चीज़ें। यह आयोग जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अनधिक सूचना आयुक्तों से मिलकर बनता है। मतलब एक हो जाएगा मुख्य सूचना आयुक्त और 10 जो हो जाएंगे अन्य सदस्य हो जाएंगे। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति एक समिति के माध्यम से करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति एक समिति के माध्यम से करते हैं, जिसमें समिति में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड कुछ मंत्रिमंडल के एक मंत्री होंगे, उसके सिफारिश पर इनकी नियुक्ति होती है। उसके बाद है जो मुख्य सूचना आयुक्त है और अन्य आयुक्त जो पद ग्रहण के 5 वर्ष, कितने होंगे? 5 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष या 65 वर्ष याद कर लीजिए, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। और अध्यक्ष और सदस्य जो है पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, दोबारा नियुक्ति, अध्यक्ष सदस्यों की दोबारा नियुक्ति जो है इसमें नहीं होगी, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आपका है कि आयोग का जो अध्यक्ष होगा या सदस्य बनने हेतु सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। क्या है? सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। उन्हें लॉ के बारे में, विज्ञान, तकनीकी, सामाजिक सेवा प्रबंधन वगैरह, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों को, एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव होना चाहिए। और कोई लाभ के पद पर नहीं हो। ठीक है, कोई लाभ के पद पर नहीं हो, कोई करप्शन का भी चार्ज नहीं लगा हो, ये सब चीज़ें हैं। हटाते कैसे हैं? तो वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान है, ध्यान रखिएगा। वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें जो हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान हैं, और अन्य सूचना आयुक्त के जो वेतन भत्ते सेवा शर्तें जो होंगे वो निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। ठीक है, सेवा काल के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्यागपत्र वो सौंप सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कैसे हटाया जा सकता है? तो अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, नैतिकता या किसी अपराध में दोषी पाया गया हो, ये सब चीज़ें हैं, मानसिक शारीरिक शिथिलता के कारण, और ये सब चीज़ें हैं इन पर। उसके बाद है आयोग का कर्तव्य है कि किसी ऐसे व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करे, उसकी जांच करे। लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति न हो पाने के कारण किसी सूचना को पाने के लिए आवेदन करने में असमर्थ रहा हो, ठीक है, यहाँ पर वो शिकायत कर सकता है। और किसी जानकारी को देने से अगर इनकार किया गया हो तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। और समय सीमा का, अगर समय सीमा के अंतर्गत अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है तब भी आप जा सकते हैं। और ऐसी फीस को रकम अदा करने की अपेक्षा की गई हो जो वह अनुचित समझता हो, तो इन सब चीज़ों के आधार पर आप जा सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो आपका है 93 में और 2006 में संशोधन किया गया, और ये अध्यादेश के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग स्थापना की गई थी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। और यह एक प्राविधिक स्वायत्त निकाय है। 12 अक्टूबर 1993 को संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया था। ये राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया गया था।
और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा जा सकता है मेरे भाई, याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, मन में बैठा लीजिए। सुबह अगर 4 बजे उठ के पढ़ना है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़िए। अगर चीज़ें याद नहीं होगी, ठीक है, अगर चीज़ें याद नहीं रहेगी, फैक्ट्स अगर आपको याद नहीं है, तो कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में? नहीं करेंगे तो कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे? तो चीज़ों को मेमोराइज़ कीजिए, अवधारणा स्पष्ट करें, अवधारणा के आधार पर उसको मेमोराइज़ करें, याद करें, कुछ मैनोमिक्स क्रिएट करें कि कैसे आपको याद करना है, टेबुलर फॉर्म में करें। मैं आपको बता रहा हूँ सभी चीज़ें, और ये चैनल पर इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानवाधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, इनरिचमेंट के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला को अंगीकृत किया गया था। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जो अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानवाधिकार संरक्षण एवं इस पर राष्ट्र संस्थाओं पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप किया गया था। और 20 दिसंबर 1993 में इसे यूएनओ द्वारा संकल्प के रूप में समर्पित किया गया। ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1993 में यूएनओ द्वारा संकल्प के रूप में समर्पित किया गया। तो ये इंफॉर्मेशन आपका है। इसका प्रधान जो कार्यालय है, हेड ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली में है। और यह मामले, ये जो आयोग है उन्हीं मामलों की जांच करता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ। और मानवाधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को दोनों सदनों से 19 जुलाई और 22 जुलाई 2019 को मंजूरी मिलने से इसने अधिनियम का रूप लिया है, जो 93 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन करता है। ठीक है ना? तो ये आप याद रखिएगा। ये एक बहुसदस्यीय इकाई है, बहुसदस्यीय संस्था है। और इसमें कौन कौन होते हैं? तो अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष होंगे जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, जो उच्चतम न्यायालय का चीफ जस्टिस रहा हो वो बनेगा। एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो। एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। 2 सदस्य ऐसे नियुक्त किए जाएंगे जो मानवाधिकार से संबंधित विषयों पर जिनको व्यवहारिक ज्ञान हो या विशिष्ट ज्ञान हो, वैसे होंगे। और इन अस्थायी सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 4 पदेन सदस्य होंगे, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा होंगी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होगा और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। मतलब कौन कौन हो जाएगा? आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, ठीक है ना, उसका चेयरमैन, दूसरा एससी कमीशन, एसटी कमीशन, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? नेशनल वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन। तो इसके अध्यक्ष जो होंगे वो सब इसके क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। यहाँ पर क्या है कि मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधित मामलों की जांच करना, ठीक है ना, और पीड़ित व्यक्ति को या उसके द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अर्जी के द्वारा, निवेदन के आधार पर इसको देखना। जेलों और बंदी गृहों में, जो जेल वगैरह में या जो अभियुक्त वगैरह जेल में रह रहे हैं, किस परिस्थिति में रह रहे हैं, उनको देखना, सुधार करना। अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते का प्रभावी क्रियान्वयन करना, ठीक है, ये सब चीज़ों पर ऐसा ध्यान रखना। मानवाधिकार संरक्षण हेतु उपाय के लिए जन जागरूकता फैलाना, ठीक है। न्यायालयों में जो लंबित मानवाधिकार मामले हैं, ठीक है, हिंसा संबंधी मामले हैं, उनमें हस्तक्षेप करना और एनजीओ वगैरह के प्रयासों को सराहना करना, ठीक है। अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष होगा। कितना होगा? 5 और 70, 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले होगा। मतलब इनको हटने के बाद, समाप्ति के बाद, कार्यकाल समाप्ति के बाद किसी पद के में ये नहीं जा सकते हैं। और वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति के पश्चात वेतन भत्ते, सेवा शर्तें आदि में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कैसे हटाया जा सकता है? मानसिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं है, शारीरिक अक्षमता है और
इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, कदाचार है, इन सब चीज़ों के आधार पर उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है। तो हम लोगों ने एससी कमीशन, एसटी कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन को देखा। ठीक है, उसके बाद मानवाधिकार आयोग को देखा। इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, वैधानिक निकाय है और इसका गठन जो है जनवरी 1992 में महिला सशक्तिकरण को प्रभावी करने के लिए, ध्यान दीजिए कब, जनवरी 1992 में, जनवरी 1992 में महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने के लिए 1990 के तहत किया गया। ठीक है, जो अधिनियम था वो 1990 का था। कब किया गया स्थापना? जनवरी 1992 में किया गया, 92 में किया गया। और पहली जो अध्यक्षा थी कौन थी? आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक थी। और भारत सरकार का जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, इस आयोग का नोडल मंत्रालय है। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री है। आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है तो महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल लॉ है उसको रिव्यू करना। ठीक है, उपचारात्मक जो विधायी उपायों की सिफारिश करना, जो शिकायत अगर है उसके निवारण के लिए काम करना। ठीक है, तो सरकार को नीतिगत पॉलिसी मेकिंग में सहयोग करना, सिफारिश करना, ये मेन कार्य है। यह एक बहुसदस्यीय आयोग है। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? एक बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, और किसी एक सदस्य का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा कि यह आयोग एक क्या है? बहुसदस्यीय है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। ठीक है ना, और किसी एक सदस्य का अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से होना जरूरी है। तथा एक सदस्य सचिव होता है, मतलब एक अध्यक्ष, 5 सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होता है। अध्यक्ष जो होगा वो सदस्य और सचिव का नामांकन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे, सदस्य कौन बनेंगे, सचिव का नामांकन कौन करेगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसको क्या कीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए। सुबह उठिए, ठीक है, 4 बजे उठ के याद कीजिए। वेतन भत्ते, पेंशन, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? क्यों बताऊं? पहले से बता रहा हूं, केंद्र सरकार के द्वारा होगा। अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का होगा। ठीक है, और स्वेच्छा से वो अपना त्यागपत्र सरकार को दे सकते हैं। अगर कैसे हटाया जा सकता है तो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, ठीक है, अक्षम हो इस आधार पर, और किसी अपराध के संदर्भ में दोषित हो गए हों इसमें, और आयोग की लगातार 3 बैठकों में अगर अनुपस्थित रहा हो। ध्यान दीजिएगा, आयोग की लगातार 3 बैठकों में अगर अनुपस्थित रहा हो तो उसको हटाया जा सकता है। और महिलाओं के लिए शक्तियाँ क्या है? तो वुमेन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसके लिए काम करना, सरकार को सलाह देना और वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना और उसमें कुछ बेहतरी कर सकते हैं उसके बारे में, और कोई अगर उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, व्यक्तिगत कोई शिकायत वगैरह उसकी जांच करना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर वो काम करता है। महिलाओं को शीघ्र न्याय की प्राप्ति के लिए पारिवारिक लोक अदालतें प्रायोजित करना, जेल में, सुधार गृह में। ठीक है, तो महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के लिए जो महिलाएं बंदी के रूप में हैं उनका ये करना। ठीक है, यह आयोग सिविल न्यायालय की शक्ति धारण करता है, सम्मन भी जारी कर सकता है। और तो ये आपका मैंने कराया। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसमें क्या है? बाल अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। मतलब अधिनियम कौन सा था? अधिनियम था 2005, स्थापना कब की गई? 2007। तो 2005 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई
और अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र समझौता 20 नवंबर 1989 द्वारा बच्चों के अधिकारों जो चाइल्ड राइट्स हैं उसको शामिल किया गया। ये भी देखिए ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र समझौता यूएन द्वारा 20 नवंबर 1989 को बच्चों के अधिकारों को शामिल किया गया। और कार्यालय कहाँ पर इसका है, तो कार्यालय इसका दिल्ली में है। और आयोग के अध्यक्ष का जो पद होगा उस व्यक्ति के लिए आरक्षित होता है जिसने बाल कल्याण, ठीक है, बच्चों के वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर के विकास के लिए उसने कार्य किया हो। अध्यक्ष का चुनाव करने वाली समिति में प्रधानमंत्री और लोकसभा दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, मतलब राज्यसभा और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर एंड मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं। तो ये समिति में सदस्य होंगे। अध्यक्ष के अलावा 6 मेंबर और होंगे। अध्यक्ष के अलावा 6 मेंबर होंगे जिनमें कम से कम 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। जिनमें कम से कम 2 महिलाओं का होना आवश्यक है, जिनकी नियुक्ति यूनियन गवर्नमेंट द्वारा जो प्रतिष्ठित, ईमानदार, सक्षम होंगे उनको है सो रखा जाता है। और जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो या चाइल्ड हेल्थ के संदर्भ में हो, कल्याण के संदर्भ में, चाइल्ड डेवलपमेंट के संदर्भ में, इन सब चीज़ों से जो होंगे इनसे संबंधित हम लोग देखेंगे। जो बच्चों में बाल मनोविज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, बच्चों संबंधित कानून वगैरह, ठीक है। और 0 से 18 मतलब 18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालकों के संरक्षण का इसमें मुख्य रूप से योगदान होगा। और 3 वर्ष की, ठीक है, 3 वर्ष की अवधि रहेगी, ठीक है। और 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ठीक है। अध्यक्ष जो होगा वो 65 वर्ष, सदस्य 60 वर्ष। ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। अध्यक्ष जो है वो 65 वर्ष और सदस्य जो होंगे वो 6 वर्ष, ठीक है ना, ठीक है ना, सॉरी 3 वर्ष। तो ये सब चीज़ें हैं। और कार्य शक्तियाँ देखा जाएगा तो बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान और उनके प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना, विशेष देखभाल की ज़रूरत वाले बच्चों से जुड़े मामलों को देखना, इन सब चीज़ों पर। और जो परिवार विहीन बच्चे हैं, कैदियों के बच्चे हैं, इन सब चीज़ों को, आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा, इन सब चीज़ों पर जो होगा उस पर ऐसो उन बच्चों को उस पर ये करना, ठीक है, मतलब ध्यान रखना। तो ये मेन है। और उसके बाद फिर आपका है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है। तो ये 1992 के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 1992 के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया। कब किया गया? 1993 में किया गया। और अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। ये जो अधिनियम है 92 का, ये अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। और कितने अल्पसंख्यक वर्ग हैं आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट्स होगा कमेंट करेंगे, कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि वह अल्पसंख्यक को अधिसूचित करे, नोटिफाई करें। आयोग में 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होंगे। आयोग में 1 अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और इसमें सम्मिलित होंगे इसमें। और अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों का अल्पसंख्यक समुदायों से होना आवश्यक है। और धार्मिक समुदाय में इसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी तथा जनवरी 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक वर्ग माना गया है, ठीक है, मतलब मुस्लिम, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका क्रिश्चियन, आपका सिख, बौद्ध, ठीक है, पारसी, ठीक है, और जैन कब लास्ट में शामिल किया गया? जनवरी 2014 में। ये भी ध्यान रखिएगा, इतने अल्पसंख्यक वर्ग में हैं, इनका ध्यान रखना, इनके सुरक्षा के उपाय करना। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और फिर भी त्यागपत्र दे सकते हैं। और आयोग की लगातार 3 बैठक में अगर कोई अनुपस्थित होता है तो केंद्र सरकार की दृष्टि से अल्पसंख्यक हितों के लिए हानिकारक पाए जाने पर पदच्युत किया जा सकता है, रिमूवल प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। वर्ग कार्य क्या हो जाएगा? संघ एवं राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास, ठीक है, उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सुरक्षा को वंचित करने के मामलों पर विचार करना, संवर्धित प्राधिकारी के समक्ष रखना, सिफारिशें करना, ये सब चीज़ें आपका है। अगर कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो रहा है तो उस पर ध्यान देना। और सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट पर ध्यान देना, ये सब मेन है।
ये सब मुख्य रूप से आपका है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ये 323 क में है, ध्यान दीजिएगा 323 क में है। 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग है और 323 क में इंदिरा गांधी के शासनकाल में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी और विधि के शासन का विस्तार है। इसका आधार क्या है? इसका आधार है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि। प्रशासनिक विधि का जो कॉन्सेप्ट आया है वो फ्रांस से आया है, ठीक है, और विधि के शासन का जो कॉन्सेप्ट आपका है वो ब्रिटेन का है। तो सामान्य न्यायालय के कार्यबोझ को कम करने के लिए प्रशासनिक विधि के आधार पर, प्रशासनिक सदस्यों की बहुलता के आधार पर और विशेषज्ञता के आधार पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की जाती है, जो 323 क में क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। 323 ख में क्या है? 300 अन्य अधिकरणों की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। तो संवैधानिक क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसमें? तो आर्टिकल 323 क के तहत संविधान संसद को, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को यह राइट देता है कि वह संघ एवं राज्य सरकार के जो लोक सेवक हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनके सर्विसेज और जो उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उसके निस्तारण के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना करें, उसको बनाए, ठीक है ना। और आर्टिकल 323 क में संसद ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की और ये 1985 में इसको पारित किया गया था। 1985 में इसको पारित किया गया था और यह एक क्या है? बहुसदस्यीय निकाय है। क्या है ये? एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे तथा अन्य सदस्य होते हैं। अधिकरण के सदस्य जो होंगे उसमें न्यायिक सदस्य भी होंगे और प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव से और जुडिशियरी से, दोनों से होते हैं, और ताकि लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है वो केंद्र के सभी पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा और 65 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, जो भी पहले होगा। और राज्य स्तर पर क्या होगा? 62 वर्ष होगा, ठीक है, 62 ईयर्स होगा, ये ध्यान रखिएगा। और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की 1908 सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है। ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो आपका है, मैंने क्लासेस ली हैं इस पर, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नेचुरल जस्टिस क्या होता है इस पर मैं एक वीडियो आपके सामने लेके आ सकता हूँ कि नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है और भारत में न्यायिक प्रक्रिया क्या है। भारत में विधि के शासन, विधि की यथोचित प्रक्रिया है, ठीक है, या विधि के शासन और विधि के यथोचित प्रक्रिया किस चीज़ पर है? प्रशासनिक विधि है। उसके बाद प्राकृतिक जो विधि है इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, तो प्राकृतिक न्याय जो इसका क्या कॉन्सेप्ट है। वर्तमान में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 17 नियमित न्यायपीठ है, जिनमें से 15 उच्च न्यायालयों के मुख्यालय में है और शेष 2 जो है जयपुर में और लखनऊ में है। और ये न्यायपीठ उच्च न्यायालय की अन्य पीठिकाओं, बेंच पर भी सर्किट बैठकें करती है। जैसे मान लिया, सिंपल रूप से जैसे मान लिया कि कोई IAS ऑफिसर है, अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है, जैसे हरियाणा के एक IAS ऑफिसर हैं खेमका, उनका काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ है, या जो स्थानांतरण प्रक्रिया है, ये आरोप लगाया जाता है कि जो स्थानांतरण प्रक्रिया है वो राजनीति से प्रेरित होता है। अगर कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर या आपके साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं हो रहा है, तो आप अपनी समस्या को लेकर कैट में आप जा सकते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, NGT चर्चा में है, काफ़ी चर्चा में था। पंडित आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक जो हैं रविशंकर, उन्होंने यमुना बैंक पर एक धार्मिक आयोजन किया था जिस पर उन पर 5 CR का जुर्माना किया गया था। तो NGT आपका पर्यावरण को बचाए रखने के लिए एक ट्रिब्यूनल के रूप में इसको बनाया गया है। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी
और यह एक सांविधिक, ठीक है ना, और अर्ध न्यायिक सेमी जुडिशियल बॉडी है, जिसका उद्देश्य क्या है, इन्वायरमेंटल पर्यावरण संरक्षण और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके संदर्भ में मामलों पर जो भी केसेस वगैरह है उसका तुरंत निस्तारण करना। मुख्यालय कहाँ पर इसका है, नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पर इसका है, तो न्यू दिल्ली में इसकी मुख्यालय है, नई दिल्ली में इसके मुख्यालय है। 4 सहयोगात्मक पीठें हैं, कहाँ पर है, भोपाल में है, भोपाल में है। उसके बाद कहाँ पर है, पुणे, कोलकाता, पुणे में है, और कोलकाता में है, कोलकाता में है, और चेन्नई में है, ठीक है ना, ये 4 जगह पर है। इसमें अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कौन होते हैं, 20 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा होगी, जिसमें 10 न्यायिक क्षेत्र से और 10 जो होंगे वो पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्र से, मतलब कहाँ से होंगे, जुडिशियल एरिया से होंगे और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट वगैरह होंगे जो जानकारी रखते होंगे। और अध्यक्ष जो होगा वो किसी विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति को ये करते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल नोट कर लें। अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा तो की जाएगी, लेकिन भारत के चीफ जस्टिस से परामर्श लेकर की जाएगी। और अधिकरण के जो न्यायिक सदस्य होंगे और जो विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति जो होगी ऐसी चयन समिति की सिफारिश पर होगी, ठीक है। तो इस पर है सो होगा इसका। और इसको कैसे हटा सकते हैं, तो अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के आधार पर होती है। इसमें न्यायिक सदस्य भी होंगे, विशेषज्ञ सदस्य भी होंगे, और कोई सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, ऐसा व्यक्ति को चुना जा सकता है। और अध्यक्ष सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश की जांच के बाद, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष को तब तक नहीं हटा सकते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश की जांच के बाद ही केंद्र सरकार पद से हटाने का आदेश न दे दे। ये सब इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद है क्या क्या शक्तियां हैं, तो ये सम्मन जारी कर सकती है, और उसके बाद दस्तावेजों की खोज करना, अपने निर्णय की समीक्षा करना, विटनेस वगैरह को बुलाना, इन सब चीज़ों पर ये काम करते हैं, ठीक है। तो एक आपका रह गया है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन एक रह गया है, तो इसको मैं अलग से करा दूंगा क्योंकि एक समय निर्धारित होता है। तो अलग से मैं एक इलेक्शन कमीशन का आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो लाइक शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करें। और अभी पूरे जीएस के टॉपिक पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं इसमें, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, फिर मिलते हैं।